हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी ऑन मंच शिक्षा हब के यूट्यूब चैनल पे और अपनी ऐप शिक्षा हब पे। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि केमिस्ट्री की जो सीरीज़ है वो हमने शुरू कर रखी थी, तो उसमें आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो इसमें मैंने आपको बोला था, प्रॉमिस किया था कि केमिस्ट्री के 10 पार्ट्स आपको करवाए जाएंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री जो है वो रहेगी। तो वो रहेगी एक्चुअल में 10 से, अगर मेरे को 10 से ज़्यादा भी बनाने पड़े तो वो भी बनाएंगे। तो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो जो आपको सारा का सारा यहाँ पे कवर करवाया जाएगा। तो जिसने भी जो भी नया है चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपना जो शिक्षा हब ऐप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस ऐप को आप डाउनलोड कर ले। वहाँ पे भी आप काफ़ी स्टडी मटेरियल जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो बच्चे, यहाँ पे देखिएगा, अपना जो आज का जो चैप्टर है वो है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, जिसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा ये, ठीक है, और आप इसमें बहुत सारी नई चीज़ों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक वर्ड निकल के आया है एटम। एटम जिससे आप क्या समझते हैं, परमाणु। तो सबसे पहले अगर मैं ये बात करूँ कि ये परमाणु वर्ड जो है ये किसके द्वारा दिया गया, परमाणु वर्ड जो है किसने दिया, द टर्म एटम वाज गिवन बाय, अगर मैं आपको बोलूं तो आप क्या नाम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, 90% स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जिनको ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर नहीं पता होगा, और मोस्ट ऑफ द बुक्स में भी नहीं लिखा मिलता, मोस्ट ऑफ द टीचर्स भी इस चीज़ को नहीं बताते हैं। तो परमाणु की खोज किसने की, ये तो बहुत लोगों ने दे रखा, लेकिन परमाणु शब्द जो है ये किसने दिया, ये किसी को भी नहीं पता अभी तक। तो यहाँ पे देखिएगा, परमाणु शब्द जो है डीमोक्रेटस के द्वारा दिया गया था, ध्यान में रखिएगा, डीमोक्रेटस, क्रेस्टस, ठीक है। तो परमाणु शब्द जो है ये डीमोक्रेटस के द्वारा दिया गया था। आप इस नाम को बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। और परमाणु टर्म क्या होती है, अब ये परमाणु होती क्या चीज है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो परमाणु किसी भी पार्टिकल का, किसी भी तत्व का एक ऐसा अंश होता है जिसके दोबारा टुकड़े ना किए जा सके, जिसके दोबारा टुकड़े या और टुकड़े ना किए जा सके, वो क्या बोलते हैं हम, परमाणु। जैसे कि कोशिका जो है ये मानव शरीर का सबसे छोटा पार्ट होती है, उसी तरीके से एटम जो है ये परमाणु का क्या होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है। इस चीज को आप बच्चों ध्यान में रख के चलेंगे, ठीक है। तो परमाणु शब्द जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, डीमोक्रिटस के द्वारा। परमाणु एक ऐसा चीज होती है जो क्या बोलते हैं, जिसके फर्दर टुकड़े हम फर्दर उसको डिवाइड ना कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। अच्छा, अब अगर हम ये बात करें कि एटम जो है, परमाणु जो है ये किसके द्वारा बना होता है, तो देखिए, परमाणु में हम सब लोग जानते हैं कि परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और क्या होता है बच्चों, न्यूट्रॉन होता है। तो परमाणु मतलब बेसिक जो कण है वो ये तीन है, ठीक है। परमाणु इन तीनों से मिलकर जो है वो बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, एक एटम बनता है, ये हम सब जानते हैं। तो अगर मैं एटम को बनाना चाहूँ, परमाणु को बनाना चाहूँ, तो हम कैसे बनाएंगे, देखिएगा, मान लीजिए कि मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं, ये एक क्या है, नाभिक है, नाभिक न्यूक्लियस। इस तरीके से इसके चारों ओर ये सर्कुलर लेयर्स जो हैं ये बनी होती हैं, ये जो है ये लेयर है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको आप जानते ही हो, क्या बोलते हैं इसको, नाभिक बोलते हैं, यानी न्यूक्लियस बोलते हो। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो मेरा स्टार्टिंग से स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे से जानता है कि नाभिक की खोज जो है ये किसके द्वारा की गई थी। तो नाभिक की खोज जो की थी ये रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी बच्चों, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। अब ये जो हमने सर्कल से बनाए हैं इस तरीके वाले, इनको बच्चों क्या बोला जाता है, ये जिस तरीके से ये है, इनको हम बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, यानी इन्हें कक्ष बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है, ऑर्बिट यानी कक्ष, इन्हें हम बोलते हैं। अब देखिए, एक चीज होती है ऑर्बिट और एक चीज होती है ऑर्बिटल्स। इनमें डिफरेंस क्या है, एक चीज होती है ऑर्बिट और एक चीज होता है ऑर्बिटल्स। इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, देखिए डिफरेंस, इन्हीं को आप ऑर्बिटल्स बोल सकते हो और इसी को आप ऑर्बिट भी बोल सकते हो। तो डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ, देखिए हम एक चीज की बात करते हैं, मैथमेटिकल टर्म में बात करते हैं। मैथमेटिक्स में देखिए तो एक होता है सर्कल, ठीक है, और एक क्या होता है अपना, सफियर, एक होता है सफियर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है,
सर्कल भी गोल होता है और स्फीयर भी गोल होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि सर्कल जो है ये 2 डायमेंशन होता है और स्फीयर जो होता है ये 3 डायमेंशन होता है। सर्कल क्या होता है 2 डायमेंशन होता है और स्फीयर क्या होता है 3 डायमेंशन होता है। उसी तरीके से एक ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो एक ऑर्बिट जो होता है ये 2D होता है और ऑर्बिटल्स की बात करें तो ऑर्बिटल्स में ये क्या होंगे 3D। क्लियर है, समझ में आ गई इतनी बात कि ऑर्बिट जो है वो 2D और ऑर्बिटल्स क्या होंगे बच्चों 3D होंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गया आपको? होप सो आपको इतनी बातें समझ में आ गई। और अगर ये पूछ ले कि यहाँ पे खोज किसने की थी तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। कौन से एक्सपेरिमेंट के द्वारा की थी? तो आप बताएंगे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग हिंदी में बोलेंगे, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लिख सकते हो। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लिखेंगे इंग्लिश में और अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग लिखेंगे हिंदी में कि इसके द्वारा नाभिक की खोज यानी न्यूक्लियस की खोज जो है ये रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। समझ में इतनी बात? क्लियर है इतनी बातें? उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए इसने क्या चीज किस चीज का प्रयोग किया था। अब इस एक्सपेरिमेंट में जो हम ये बात करेंगे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और उसी तरीके से अगर मैं हिंदी में बात करूं अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, प्रकीर्णन प्रयोग, ठीक है, हिंदी में इस तरीके से। इसमें एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में या अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में रदरफोर्ड के द्वारा किन चीज़ों का प्रयोग किया गया था इसमें से, और इनमें से किन चीज़ों का प्रयोग नहीं किया गया था। ये चीज़ जो है आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में किन चीज़ों का प्रयोग किया गया और किन चीज़ों का प्रयोग नहीं किया गया था। तो यहाँ पे देखिएगा कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में इस तरीके से जो लेड का एक चीज़ ली गई थी, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ स्ट्रक्चर यहाँ पे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये एक लेड का कोर्क लिया गया था इसके द्वारा। इस लेड के कोर्स में यहाँ पे सामने, बिल्कुल लेड के कोर्क के बिल्कुल सामने एक चीज़ रखी गई थी, ठीक है, लेड कोर्क या इसको आप बोल सकते हो लेड चैम्बर, लेड चैम्बर यानी शीशे का एक टुकड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक थी गोल्ड फॉइल, यानी आपसे ये पूछा जाए किसका प्रयोग किया गया था तो ये थी अपनी गोल्ड फॉइल यानी सोने की एक परत, ठीक है। और ये जो चीज़ अपन ने लगाई है ये थी ZnS स्क्रीन, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, यानी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन का प्रयोग किया गया था। तो ये चीज़ें प्रयोग की गई। इसमें क्या था कि इनमें से इसने अल्फा रेज को यहाँ से पास किया गया था। किसको? अल्फा रेज को पास किया गया था। जब इसने अल्फा रेज को पास किया तो यहाँ पे से ना मोस्ट ऑफ जो अल्फा रेज थी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से स्क्रीन से वापस मतलब क्या हुआ कि इस साइड से इस साइड आएगी, लेकिन कुछ एक 2% रेज जो थी वो इससे टकराने के बाद क्या चली गई? वापस चली गई, वापस चली गई। तो ये इस तरीके से इसने क्या माना कि ये क्या है? नाभिक है और ये जो है ये पूरा का पूरा क्या है? पार्टिकल है कोई भी। तो इसने क्या बोला कि जो नाभिक है, परमाणु के अंदर जो परमाणु का भार है वो सारा का सारा उसके नाभिक पे यानी उसके न्यूक्लियस पे निर्भर करता है। यानी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि परमाणु का भार कहाँ पे होता है तो आप क्या बताएंगे? परमाणु का सारा भार उसके न्यूक्लियस में होता है कंप्लीटली, ठीक है। और ये सारी की सारी चीजें क्यों? क्योंकि यहाँ से जो अल्फा किरणें थी वो पास नहीं हुई थी और साइडों से हो गई थी। समझ में आई? इसी को क्या बोला गया? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग बोला गया। इसे रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि परमाणु के अंदर भार होता है, परमाणु के अंदर सारा का सारा भार होता है, ये चीज कहां से पता चली थी? तो आप क्या बता दोगे? रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से पता चली थी। कहां से पता चली थी? रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे हम लोग कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा उसके बाद एक चीज और है कि मैं ये अपन एक ये नाभिक बनाया है, ठीक है, और ये इसके शेल्स हैं या फिर आप ऐसे लगा सकते हो ऑर्बिट हैं, K ऑर्बिट, L ऑर्बिट, M ऑर्बिट, है ना, इस तरीके से। तो ये जो है ये नाभिक है, इसके अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज लगा दिया मैंने क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। आप सभी जानते हो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है
वो पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, तो कोई भी चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की खोज मैंने आपको बताई दी थी, पग नच इत, ये ट्रिक थी हमारी, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। जिसने नहीं देखा वो देख लेना। प्रोटॉन से क्या आता है, प्रोटॉन की खोज गैसे किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। उसी तरीके से अगर मैं नच की बात करूं तो देखिएगा, न से क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन की खोज आप जानते हैं किसने की थी, जैसे चैडविक ने की थी। उसी तरीके से ई से क्या होता है हमारा, इत की बात करें तो ई से क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन की खोज आप बहुत अच्छे से जानते हैं किसने की थी, थैसे थॉमसन ने की थी। समझ गए, क्लियर है इतनी बातें, तो ये अच्छे से ध्यान में रखना बात। अच्छा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये नाभिक में रहते हैं, और ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑर्बिट में क्या होते हैं आप अच्छे से जानते हो, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। आप अपा निकालते भी हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसमें भी अपा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट करते हैं, वो हम आगे करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आप इतना ही ध्यान में रखिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यहाँ पे नाभिक के अंदर रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर चक्कर लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है देखिएगा कि जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है वो बंधे होते हैं। प्रोटॉन एक अलग कण है, न्यूट्रॉन एक अलग कण है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये बंधे होते हैं एक दूसरे से। ये किससे बंधे होते हैं, तो आप बताओगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। आपसे पूछा जाए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर किससे बंधे होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, यानी आप हिंदी में बात करें तो नाभिकीय बल से सॉरी नाभिकीय बल से। ये किससे बंधे होते हैं, नाभिकीय बल से ये बंधे होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर एनर्जी स्टोर्ड होती है, ठीक है, आप ऐसे ध्यान में रखिएगा। आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, तो आप बताएंगे न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये स्टोर होती है। न्यूक्लियस के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है बच्चों, न्यूक्लियस एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, न्यूक्लियस की रेडियस क्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं हम लोग कि रेडियस का क्या चक्कर है, रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, अब ये हमारा क्या है, नाभिक है। नाभिक में क्या होते हैं, के शेल होते हैं, ठीक है, ये एल शेल है, और ये कौन सा है, मान लीजिए कि ये एम शेल है। ये हमारी क्या है, एम शेल है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, क्या कि यहां से यहां मान लीजिए कि कोई भी एलिमेंट ऐसा है, कोई भी तत्व ऐसा है, उसके के शेल में भी इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी 2, 8, 18, चाहे आप यहाँ पे 8 ही दोबारा से लिख लीजिए, चाहे आप 10 लिख लीजिए। तो यहां से यहां तक की जब हम दूरी को तय करेंगे तो वो उसकी दूरी क्या हो जाएगी, वो उसकी दूरी क्या हो जाएगी, उसकी एटॉमिक रेडियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस। ध्यान से समझना, एक चीज आप डिफरेंस समझेंगे यहाँ पे देखिएगा, यहां से यहां तक की दूरी, क्योंकि इसके इस शेल में भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन है, इस शेल में भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन है, और इस शेल में भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन है। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। अब यहाँ पे देखिए KLM, ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है। उसी तरीके से ये हमारी के शेल है, और ये हमारी एल शेल है, और ये हमारी क्या हो गई, एम शेल हो गई, है ना, ये हमारी एम शेल हो गई। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे 0 है, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहां से यहां की दूरी ही फाइंड आउट करेंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या आउटर मोस्ट शेल में, और आउटर मोस्ट शेल में जहां तक इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, और नाभिक की दूरी, वहां उन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो आपकी एटॉमिक रेडियस कहलाएगी। समझ में आई, वो आपकी क्या कहलाएगी, एटॉमिक रेडियस कहलाएगी बच्चों। क्लियर है। अच्छा, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए न्यूक्लियस की रेडियस का ऑर्डर क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी न्यूक्लियस की एक कॉमन रेडियस का ऑर्डर क्या होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर। क्या बताएंगे बच्चों, 10⁻⁻, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए कि न्यूक्लियस की रेडियस का ऑर्डर क्या होता है। तो
तो आप बताएंगे 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है। इसे एक फर्मी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक फर्मी। या तो आपसे एक फर्मी की वैल्यू पूछ ले तो आप 10⁻⁻15 मीटर बता देंगे, या आपसे न्यूक्लियस की रेडियस का ऑर्डर पूछ ले तो भी आप क्या बताओगे? 10⁻⁻15 मीटर बताओगे। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अगर आपसे नाभिकीय त्रिज्या, न्यूक्लियस रेडियस, नाभिकीय त्रिज्या, नाभिकीय त्रिज्या यानी न्यूक्लियस रेडियस, न्यूक्लियस रेडियस की एसआई यूनिट पूछ ली जाए, न्यूक्लियस रेडियस की एसआई यूनिट पूछ ली जाए, नाभिकीय त्रिज्या यानी न्यूक्लियस रेडियस की आपसे एसआई यूनिट पूछ ली जाए तो भी आप क्या बताएंगे? फर्मी। क्या बताएंगे? फर्मी यानी एफ। क्लियर है इतनी बात? यानी नाभिकीय त्रिज्या यानी न्यूक्लियस रेडियस की आपसे एसआई यूनिट पूछ ली जाए तो आप क्या बताएंगे? फर्मी बताएंगे बच्चों। क्या बताएंगे बच्चों? फर्मी बताएंगे, ठीक है। अब हम एक चीज और फाइंड करना देख लेते हैं, किसी भी एक चीज और फाइंड करना देख लेते हैं, किसी भी एटम में, एक सेकेंड ये छोटा कर लेते हैं बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो जो इनकम आएगी उससे आप एक डिजिटल बोर्ड लेके आएंगे, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम मेरे को यहाँ पे क्रिएट हो रही है वो नहीं होगी। किसी भी एटम के कक्ष में, किसी भी एटम के कक्ष में अधिकतम, किसी भी एटम के कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को निकालने का फॉर्मूला होता है 2n²। अच्छा, आपसे एग्जाम में पूछ ले कि इस एलिमेंट के एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे है, जैसे कि सोडियम के आपसे पूछ ले सोडियम के एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, अधिकतम संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे देखिएगा ये फॉर्मूला होता है 2n²। अब आपको बताते हैं कि 2n² में ये n क्या है। n जो होता है, n होता है कक्ष की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट। n होता है कक्ष की संख्या, या फिर आप बोल सकते हो इसको क्वांटम नंबर। n को n इज इक्वल टू क्या होता है? क्वांटम नंबर होता है। ये एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि n जो होते हैं इसको हम किस, मतलब ये n को हम किस टर्म में दर्शाते हैं, तो आप बताओगे क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? मुख्य क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर कई होते हैं, इसको आप बोलोगे मेन क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है। या फिर n जो है, मैं आपको समझाने वाली भाषा में बोलूं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके n होते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि ये अपना कोई भी नाभिक है, ठीक है, नाभिक के ये k ऑर्बिट हो गया, ये हमारा l ऑर्बिट हो गया, ये हमारा m ऑर्बिट हो गया। इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने हो गए बच्चों? 3 हो गए। क्लियर है? तो इसमें n की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्लियर है? तो किसी भी एटम के कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों हमारा 2n²। अब आपको पता है कि एक होता है k शेल, एक होता है l शेल, एक होता है m शेल, एक होता है n शेल और एक होता है o शेल, ठीक है। KLMNO, आप आगे भी ले सकते हैं P शेल, Q शेल, मतलब इस तरीके से। लेकिन मोस्ट ऑफ प्रोबेबली आप कहाँ तक याद रख लेंगे? आप सिर्फ याद रख लेंगे O तक। अब मेरे को निकालना है कि K शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, L शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, M शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, N शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं और O शेल में कितने होते हैं। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आप आगे देखते हैं। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चों कि देखो मैं लगा दूं कि K शेल है जो ये फर्स्ट पोजीशन पर आता है, ठीक है। L शेल कौन सी पोजीशन पर आता है बच्चों? दूसरी पोजीशन पर। और M शेल जो आता है वो तीसरी पोजीशन पर आता है। N शेल कौन सी पोजीशन पर आता है? फोर्थ पोजीशन पर आता है। और उसी तरीके से O जो आता है वो फिफ्थ पोजीशन पर आता है। तो एक बात सोचिए, K के लिए जो N की संख्या होगी वो वैल्यू होगी वो 1 होगी। L के लिए जो जोन से नंबर पर आता है उसकी n की वैल्यू भी वही होगी। m की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी और n की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। और उसी तरीके से o की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 5 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे अपना जो फॉर्मूला है, अब K शेल में अगर मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो मैं क्या करूंगी? 2n² लगाऊंगी। 2n² में 2 गुना यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 1 है,
एक का क्या करेंगे स्क्वायर, तो आपको पता है ये कितना आ जाएगा 2। तो के शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों कितने होते हैं, 2 होते हैं, आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। उसी तरीके से एल शेल में अगर मेरे को फाइंड आउट करने हो तो 2 गुणा में 2 का पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर, 2 गुणा 4 इज इक्वल टू में 8, यानी एल शेल में कितने हो गए हमारे 8 हो गए। उसी तरीके से मैं एम शेल में निकालना चाहूं 2 गुना, और यहाँ पे एन की वैल्यू जो है वो कितनी है 3 है, 3 का स्क्वायर करूं तो 2 गुना 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये कितना हो जाएगा 18। उसी तरीके से n की वैल्यू निकालना चाहे तो 2 गुना 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 गुना 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 32। उसी तरीके से ओ की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो 2 गुना 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 गुना 25 इज इक्वल टू में 50। तो ये आपका इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप निकालने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है 2n स्क्वायर। इसको आप बहुत अच्छे से ही ध्यान में रखेंगे। इसी से ही आप क्या निकाल सकते हैं, एटॉमिक रेडियस भी निकाल सकते हैं बहुत अच्छे से। परमाणु त्रिज्या क्या होती है ये मैंने आपको बता ही दिया था। परमाणु त्रिज्या को अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि न्यूक्लियस से लेकर लास्ट ऑर्बिट के बीच की दूरी, यानी न्यूक्लियस से लेकर जो उसका लास्ट ऑर्बिट है, यानी चाहे के लास्ट हो जाए, चाहे एल लास्ट हो जाए, चाहे एम लास्ट हो जाए, तो न्यूक्लियस से लेकर लास्ट ऑर्बिट के बीच की दूरी जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। अच्छा, परमाणु त्रिज्या का क्रम वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने न्यूक्लियर साइज का आपसे क्रम पूछा था, न्यूक्लियर साइज का जो क्रम था आपका वो कितना था, 10⁻⁻15 न्यूक्लियर त्रिज्या का। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए परमाणु त्रिज्या का, नाभिकीय त्रिज्या का, तो क्या था 10⁻⁻15, जिसको हमने क्या बोला था, फर्मी। अब अगर आपसे सारे के सारे परमाणु का पूछ ले तो परमाणु त्रिज्या का जो ऑर्डर होता है, परमाणु त्रिज्या का जो क्रम होता है ना, वो 10⁻⁻10 होता है, 10⁻⁻10 मीटर। क्या, 10⁻⁻10 मीटर, ये बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम के। 1 एंगस्ट्रॉम के, एंगस्ट्रॉम को किससे लिखते हैं, इस तरीके से, तो एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है ये, ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर परमाणु त्रिज्या का क्रम। क्लियर है इतनी बात। अब परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, साथ के साथ हम ये भी पढ़ लेते हैं। परमाणु सिद्धांत दिया था डाल्टन के बारे में, और इसके बारे में एक्सप्लेन वे में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिए। लाइक जरूर क्या कीजिए, देखिए अगर आपका कोई काम अच्छा कर रहे हैं तो उसके लिए अप्रिशिएशन तो करनी ही चाहिए। एक लाइक करने से आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम छोड़ के कोई भी आपके लिए एक एजुकेशनल वीडियो को बनाता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शिक्षा हब ऐप को डाउनलोड कर लो। थैंक यू सो मच।